सदस्यों को नमस्कार। आज जो पिछले हफ्ते में संसद में जो भी कार्रवाई हुई उस पे हम विचार विमर्श करेंगे और कितने बिल पास हुए, कितना समय दिया गया, कितना समय खराब हुआ, उस पे भी विमर्श करेंगे। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि वहाँ है, एमपी है, बैठे हैं संसद में, वो क्या कर रहे हैं और विपक्ष दोनों के किस तरह से जो है वो विघटन डाल रहे हैं या संसद में बिल पास कर रहे हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते भी 5 बिल पास हुए हैं, लेकिन जिनमें चर्चा हुई या नहीं हुई, उस पे मैं विचार करने के लिए अभी चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने इस पर विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, आज जैसा कि पूर्व आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि संसद इस सप्ताह के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आए हैं उसके ऊपर एक चिंतन होगा और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पिछली बार हमने जो व्यवस्था की थी उसके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं कि पहले हमने ये तय किया था कि हमारे संसद में जो बिल बनते हैं उनके अंदर आम आदमी की भागीदारी कहां तक सुनिश्चित है, उसके अंदर हमने ये तय पाया था कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, पब्लिक डोमेन में डाला जाए और इसी तरह से होते हुए पब्लिक डोमेन में लोगों की राय ली जाए। ये हमारा डिस्कशन था। इस बार के जो संसद का सत्र जो था सेकंड 26 जुलाई से शुरू हुआ और वो जो बिल पास हुए वो लगभग 107 घंटे में से कुल 18 घंटे संसद की कार्रवाई चली और इन 18 घंटों में जो कार्रवाई हुई उसका मैं पहले वर्णन कर दूं कि राज्यसभा के अंदर मेराइन एड बिल पास हुआ। मेराइन एड बिल का मतलब था कि पहले हमारे जो थे जहाज आते थे, उन जहाज के लिए लैंप हाउस बने हुए थे। उन लैंप हाउस को सरकार ने जो है वो उनको यूं समझो लोगों को देखने के लिए और उसमें मतलब टूरिज्म प्लेस के तौर पे घोषित कर दिया। नए मेराइन एड हाउस बनाए गए और उनके अंदर टेक्नोलॉजी के सहारे से हुआ। ये बिल हमारा पास हुआ, वही बिना बहस के कुछ मिनटों में 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये राज्यसभा में पास हो गया और विपक्ष वेल में खड़ा था और दूसरे जो लोग थे वो अपना हिसाब से जो ट्रेजरी बेंच थी उसने तालियां थपथपा के मेराइन एड का एक बिल पास कर दिया राज्यसभा के अंदर, जो लोकसभा में पहले में हो सका था। फिर लोकसभा के अंदर इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल का ऑर्डिनेंस आया था। इनके अंदर इन्होंने ये जो है ये आईबीसी बिल मोदी गवर्नमेंट का प्राइम बिल है, जिसके अंदर ये मॉल चौकसी और इनको पकड़ने के लिए कई 2015 से ये बिल बनाते हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं। तो उन्होंने एमएसएमई में काम करने वाले लोगों का इस तरीके से करके वो भी बिल इन्होंने लोकसभा में इन्होंने पास कर दिया है। तीसरा, लोकसभा में एक बिल आया जो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल था। फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं, एक उधर साउथ के अंदर है चेन्नई में और एक यहाँ हरियाणा में है कोई कुछ ऐसी जगह मैं भूल रहा हूँ, इसी तरह से कोई नाम है, के ऊपर नाम है। वहां एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इन्होंने आईआईटी के फॉर्म पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का जो है वो दर्जा दिया है और ये बिल इन्होंने पास कर दिया। एक फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल है। फैक्ट्री मतलब ये फैक्ट्री नहीं, फैक्टरिंग एक शब्द है जिसके तहत एक दलाल टाइप या बैंक में बिना गए एमएसएमई के लोग इधर के पैसे इधर चले जाएं, इधर के पैसे इधर चला जाए, ऐसा एक सिस्टम है। उस सिस्टम को करने के लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फैक्ट्री रेगुलेशन बिल, और ये किसानों के जो भी जाएंगे उनके बाय प्रोडक्ट के रूप में वैल्यू एडिशन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को सशक्त करना, और इंसॉल्वेंसी एक्ट और मेरिन एड जो है जहाजों के लिए किया, जो 7 बंदरगाह इन्होंने अडानी को दे दिए हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो वो राज्यसभा में इन्होंने। इसमें मोटी बात ये आई कि मेरिन एड बिल के अंदर डिवीजन मांगा गया था। डिवीजन के मायने ये होता है कि कोई भी लोकसभा का सदस्य ये कह देता है कि इसमें मतदान हो, क्योंकि मतदान एक वॉइस वोट से होता है
हाँ को ना को, तो वो अपने आप ही अध्यक्ष कह देता है कि भाई हाँ मुझे लगता है कि हाँ ज्यादा है, लेकिन कोई आदमी ये खड़ा होकर कह देता है कि नहीं हाँ ज्यादा नहीं है, डिवीजन करिए आप। डिवीजन करने की प्रोसीजर ये है कि वेल जो होती है बीच में उसको खाली किया जाता है, जो सांसद जहां जिस नंबर पे उसको सीट अलॉट है वहां जाके बैठता है, और फिर लोकसभा का या राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सारे सांसदों को हर बार इस बात का कहता है कि आपके सामने 3 बटन है, लाल, हरा और येलो, तो किस किस के काम आएगा। वोट देने के लिए आप येलो हरा दबा दें, नहीं देने के लिए लाल दबा दें, इस तरह से वो अपना वर्णन करके कहता है। फिर वो डिवीजन के वोटिंग होते हैं, सामने बोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है कौन जीतता कौन हारता, वो बिल का हिसाब से डिवीजन मांगने के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि डिवीजन मांगने के बाद भी डिवीजन नहीं दिया गया, और जबरदस्ती इन्होंने, जो डिवीजन मांगता वो आदमी सीट पर था। जैसे कि राज्यसभा के अंदर कृषि बिल पास हुआ था, तो जो त्रिची शिवा था वो वहां खड़ा खड़ा डिवीजन मांग रहा था, लोग वहां वेल में खड़े थे, तो वो अध्यक्ष ये कहता है कि आप वेल से वापस जाओ, तो उनसे तुम्हें क्या लेना देना। वो आदमी वहां कह रहा है तो आप वेल खाली करा दो, वेल खाली कराने के बाद आपके पास मार्शल है, उनको ले जाके उनकी जो सीट है उस पर बैठा दो, फिर उनको कह दो कि इस पे आप वोट डालो। लेकिन ऐसा नहीं करने के बजाय डिवीजन नहीं किया गया, ये बात विशेष रही और जबरदस्ती बिल पास हुआ। ये तो हुआ एक कार्रवाई। दूसरे दिन जो लोकसभा चली उसके अंदर प्रश्नकाल पूरे दिन चला, और एक प्रिविलेज मोशन आया। प्रिविलेज मोशन जो है निशिकांत दुबे ने रखा, और वो क्या आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसमें मेंबर है, और आईटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो शशि थरूर है। तो उसने कहा कि हम जब तक नहीं जाएंगे उस स्टैंडिंग कमेटी में जब तक आप शशि थरूर को नहीं हटाओगे। शशि थरूर ये कह रहा है कि जब तुम है जो प्रिविलेज, इसमें जो मेरी कमेटी है उसके अंदर जो है वो आपका पेगासस का जो मामला है, क्योंकि आईटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, तो पेगासस पर डिस्कशन करूंगा। वो कहे हम पेगासस पे डिस्कशन करेंगे नहीं, यानी स्टैंडिंग कमेटी में भी करने के बजाय उन्होंने उल्टा ये तीर चला कि उनका प्रिविलेज विलेज जो है मोशन लाया कि ये जबरदस्ती जो है हमें ये ला रहा है, हम इस पे डिस्कशन नहीं करते। ये हुआ शशि थरूर वाला, और वो वहां पे माना गया, और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसको आईटी कमीशन सभा के अंदर भी ये हुआ कि राज्यसभा में जब ये प्रश्नकाल का पूरा चला और इसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ के भाव के बारे में जब बात पूछी गई, तो ये हरदीप पुरी जो है, हरदीप पुरी ने बाकी बात सब सुनाई दी, बिल पास हो तब सारा सुनाई देता है, लेकिन हरदीप पुरी ने जब पेट्रोलियम के भाव क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यूं करके इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार से जो पक्ष के लोग हैं वो अपने काम की बात सुन के पास करा ले या डिवीजन करे तो नहीं कराए, और इस तरीके से ये ब्यौरा जो है ये चलता रहा, और इस प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कह दिया टेबल पे रख दिया, आप पढ़ते रहना। और उसके बाद में शहरी विकास का जो जवाब आया, हल्ले तो वो चल रहे थे, लेकिन उसका उसने जवाब दिया। इसी प्रकार से भूपेंद्र यादव को जब बेरोजगारी का एक सवाल आया, प्रश्नकाल तो चल रहा है, बेरोजगारी का सवाल आया तो भूपेंद्र यादव ने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, टेबल पे पड़ा है, ये किसी प्रकार का बेरोजगारी के आंकड़े बताना करना इस पे किसी प्रकार का नहीं आया। फिर बाद में राज्यसभा में भी प्रश्नकाल का जो है आधा चला, उसके अंदर ये बात आई थी ओबीसी की पहचान व सूचीबंद का सवाल आया। तो मंत्री थी प्रतिभा भौमिक, जो एक भौमिक था अपने असम था, उसकी बेटी है ये, तो उसने कहा मुझे भी सुनाई नहीं दिया, ये जो है ये सुनाई नहीं दे रहा इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकती। इसने भी ओबीसी के सवाल के ऊपर अपना सवाल टाल दिया। ये चलते चलते फिर स्मृति ईरानी जो है वो जेवेनाइल जस्टिस बिल आया, उसने बंगाल के बारे में कहा कि भाई गोद लेने के अंदर बदलाव करो, बंगाल में कोई ऐसा सिस्टम है कि भाई वहां से सीधा लाया और गोद कर दिया, ये मानते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन का कोई मुद्दा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उस बिल को जो है वो किया दो बार। और इस बिल के पास होते हुए क्या हुआ कि एक सांसद मुस्सित हो गया, तो 15 मिनट के लिए उन्होंने वो स्थगित की राज्यसभा, फिर वापस उन्होंने जो है वो करके बिल पास कर दिया 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट में ही पास कर दिया। फिर बाद में लोकसभा के अंदर इंसॉल्वेंसी और
बैंकसर्वरी रेट का आया, वो बिल आया तो उन्होंने फिर 5 मिनट में पास कर दिया। पहला जैसे मैंने कहा राज्यसभा में, नहीं ये लोकसभा में ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद में जस्ट 5 मिनट में ये बिल पास कर दिया। बाद में जो बिल है वो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए बिल है, जो तो 10 मिनट में ही पास हो गया। 3 डिमांड फॉर ग्रांट का होता है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने होते हैं, तो वो उन्होंने हाँ कहें ना कहें, तो उसके अंदर तो पक्ष विपक्ष दोनों भी राजी होते हैं कि वो ट्रेजरी खाली करनी है आपको कंसोलिडेटेड फंड में, वो क्या फिर देश रुक जाता है। इसलिए यहाँ उन्होंने भी कोऑपरेट किया, विपक्ष वालों ने भी, उन्होंने भी किया, ये तीनों के तीनों है। और एक व्यक्ति ने इसमें भी यहाँ डिवीजन मांगा था डिमांड फॉर ग्रांट में, लेकिन उसको भी डिवीजन नहीं मिला। फिर 29 तारीख को राज्यसभा में फैक्टरिंग रेगुलेशन वाला बिल था, वो 5 मिनट में पास हो गया। फिर एक बिल और आया विशेष जो हम लोगों के डिस्कशन का है, वो एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी ऑथोरिटी। यानी ये लोग अब ये कर रहे हैं कि उड़ान सेवा जो किसानों के जो पेरिशेबल आइटम है, ये सेब है, टमाटर है, ये है, इनके लिए उड़ान सेवा लागू कर रहे हैं। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑथोरिटी के नाम से इन्होंने बिल आया था, माधवराज सिंधिया ने पेश किया और वो अपनी बात को 10-5 मिनट बोला, पूरा का पूरा हम ये किसानों का भला कर देंगे, ये कर देंगे, ये अपना वेल में अपना हा हू करते रहे और वो बिल 15 मिनट में वो पास हो गया। एक बिल फिर किसानों के साथ में हवाई जहाज वाला काम हुआ, तो उसके बाद में इनलैंड वेसल का बिल आया। इनलैंड वेसल का मतलब ये था कि हम ये छोटे छोटे बंदरगाह से बंदरगाह के ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, यानी पीपीपी योजना में 7 जो पोर्ट दे रखे हैं अडानी को, तो ये आपस में इधर से उधर जाने के लिए इनको सुविधा देने के लिए इन्होंने जो है इनलैंड वेसल का बिल जो है वो कहा। तो एन के प्रेमचंद्रन जो है वो केरला से आता है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, एक ही आदमी है पूरे संसद में जो अपने देश में हर एक में भाग लेता है। तो उसने कहा मैं भाग लेना चाह रहा हूं, मुझे आप ये है जो संसद को आप कंट्रोल करो, मार्शल से बाहर भगाओ। तो वो वहां वो नहीं कर पाए, प्रेमचंद्रन जो है कुछ नहीं बोल पाया। फिर बाद में ये आया कि वेणुगोपाल जो कांग्रेस का है, उसने ये कहा भाई मैंने तुम्हें ये सवाल पूछा और उसने तुमने आप ये गलत जवाब दे दिया। तो फिर वहां पे अध्यक्ष ने मंत्री को डांटा और मंत्री ने कहा ठीक है अब ध्यान रखेंगे, अब जवाब आएगा तो सही आएगा, ये गलती हुई इसके लिए हम वापिस इसकी दुरुस्ती कर देंगे। ये बिल होने के बाद में एक बिल आया था इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन बिल, यानी इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको प्राइवेट के तौर पे करने के लिए इनका जो था उसको भी इन्होंने पास कर दिया कि ये इंश्योरेंस का बिजनेस है वो किस तरीके से चले, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंश्योरेंस ले लिया। और ये ईज ऑफ बिजनेस में एयरपोर्ट के अंदर ये उड़ान योजना ले ली, आपका माल यहां से जो है अमृतसर से बंबई आधा घंटे में पहुंच जाएगा, और बंबई के पोर्ट के ऊपर वहां पे आपका जो इनलैंड वाला बिल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होके बड़े बंदरगाह पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये चैन जो है, ये किसानों के माल का चैन आपको एक्सपोर्ट करना हो इंपोर्ट करना हो, तो ये बिल इन्होंने पास कर दिया। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ का हमें घाटा हो गया इसके अंदर, ये बिल इतने पास कर लिए इन्होंने। 3 तो ये डिमांड फॉर ग्रांट के कर दिए, 7-8 बिल मैंने ये पास कर दिए। जो बिजनेस था और क्वेश्चन आवर था वो भी इन्होंने कर लिया। और इसके बाद में ये विपक्ष जो है कुछ तो मूर्छित हो गया वो सांसद, तो वही बेचारा उसको उठा के लोग बाहर ले गए और ये अपना नारा लगाते रहे। और इस तरीके से इनका ये जो है 18 घंटे का अपना बिजनेस है, 18 घंटे में कम से कम 8-10 बिल इन्होंने निकाल लिए। ये हमारे संसद की सप्ताह भर की कार्रवाई रही। अब हम इस मुद्दे पे आना चाह रहे हैं कि हमारा भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव, ये तो एक ब्यौरा है कि संसद में होता क्या है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, किसी को सुना ही नहीं दिया, सुनते हुए भी किसी ने डिस्कशन का कहा तो कहा नहीं, इसको अध्यक्ष को ही बाहर निकाल दो। इस तरह से ये काउंटर एक दूसरे पे होते रहे। अब मुद्दा ये आता है कि हम इस बात पे जाना नहीं चाहते क्योंकि पिछले 11-12 से लेकर के जो भी था 1 महीने तक 2G घोटाले के लिए संसद बंद रही थी, और वो संसद कम से कम 1 महीना पूरे बंद रही थी, और उसमें कितने करोड़ का घाटा हुआ वो अभी कैलकुलेशन मीडिया बताता नहीं है, लेकिन आज का मीडिया ये बताता रहता है, जोड़ बाकी पूरे जो है वो करता रहता है, इतने घंटे में इतने मिनट काम होता है, उसका कुछ नहीं गिनता क्या होता है, कितने सवालों में जवाब आ गए, कुछ ना क्या आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये संसद की भला है क्या?
हमारा भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव, पहले आदमी जो वोट देने वाला उसकी हमने वजूद नाप लिया क्या है, अब जिस आदमी को हमने भेजा उसका वहां वजूद क्या है, ये हम अपना चिंतन का विषय कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका भेजा हुआ प्रतिनिधि, अब इस बात को हम डिस्कशन के मुद्दे ये हैं, वो तो एक ठीक है, एक कार्रवाई हुई, उसकी कार्रवाई है। हमारा अब संसद की कार्रवाई ये है कि हमारा भेजा हुआ आदमी संसद में पहुंच के क्या अपना एग्जिस्टेंस रखता है, क्या अपना अस्तित्व रखता है, इस पे हम अपना सदन जो है चर्चा करेगा। हमारा भेजा हुआ आदमी सबसे पहले तो किसी पार्टी का मेंबर है, निर्दलीय नहीं है, तो उसके लिए व्हीप जारी हो जाएगी। व्हीप जारी होने का मतलब है कि उस पार्टी का वो बंधुआ मजदूर है। इसके मायने ये है कि हम पार्टी को ही वोट दें, हम किसी व्यक्ति को वोट, लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि व्यक्ति अच्छे चुनो, किसान चुन लो तो वहां हो जाएगा, लेकिन जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उस सिस्टम को हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। पार्टी की व्हीप जारी होने के बाद में वो इधर से इधर हिल नहीं सकता, उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए पार्टी की व्हीप में बंधा हुआ हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव संसद में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में, संसद के अंदर पहुंचने के बाद में, एक उसको क्वेश्चन करने का अधिकार है, एक उसको 0 आवर के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है, एक बिल के ऊपर बहस होने के ऊपर उसका 2 मिनट या 5 मिनट जो भी मिले उस पर अपने विचार रख करके और उसको अमेंड करने का अधिकार है। अब इन तीनों अधिकारों के ऊपर अपन चिंतन करते हैं कि क्वेश्चन आवर के अंदर आप 2 तरह के क्वेश्चन है, तारांकित और अतारांकित, उनके जवाब आ जाते हैं। तारांकित का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वहां संसद में कुछ सवाल, सारे नहीं, तारांकित बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन लिमिटेड सवाल बाई चांस और बाई लक यदि आपका वहां लग गया और आप उसमें हो रहे हो तो उसमें बहस हो सकती है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आवर का तो फिर भी हम मानते हैं कि हमारे किसी सांसद ने, हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने क्वेश्चन किया है तो सरकार उसका कोई न कोई जवाब देगी। तो हम पहली बात तो क्वेश्चन के जितने भी हमारे पास में लोकसभा का जो पोर्टल है उस पर जितने जितने सवालों के उत्तर आए हैं उनको हम पढ़ें, उनके ऊपर अपना एक हमारी लोकसभा या हमारी जो पंचायत है वो फोकस करे कि आखिर जवाब क्या आते हैं, किस तरह से आते हैं। अब 0 आवर की बात को कहेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव 0 आवर में अपना 1 मिनट या 2 मिनट में अपने एरिया की कोई बात वो कह सकता है। तो अब 0 आवर के अंदर यह मुद्दा आता है कि इन लोगों ने ये कहा कि आप ऐसा करो कि 0 आवर में ये पेगासस का मुद्दा उठा लो। अब 0 आवर में तो आप अपने एरिया की बात उठाओ, पेगासस का मुद्दा ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे राज्यसभा में 267 का नियम है जिसके तहत उठाना चाह रहे थे, या ये उठाना चाह रहे थे एडजॉर्नमेंट मोशन के तहत। एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर 17 पार्टी है, उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया जिसमें 14 पार्टियों ने डिमांड की पेगासस मोशन के ऊपर चर्चा हो और किसानों की बात के ऊपर चर्चा हो, लेकिन ये पेगासस के ऊपर चर्चा नहीं हो, इस बात को इन्होंने सिरे से नकार दिया कि तुम कुछ भी कर लो, हम पेगासस पे नहीं करते। ये फालतू की बात है, हम मानते ही नहीं पेगासस कोई चीज है, ये फालतू का टाइम हम खराब नहीं करना चाहते। जबकि टाइम का मैंने बता दिया कि 18 घंटे संसद चली और वो जो हल्ला हुआ उसमें ही हो जाता, वो तो 3-4 घंटे से ज्यादा पेगासस क्या खाता। अब इनके आप डिटेल के इतने घंटे चलनी चाहिए थी, इतने घंटे हुआ तो उन घंटों को अपने इतना रोड़ा, इतना हा हू किया, इसमें तो हो जाता है ये काम, लेकिन सरकारें इससे बचती रही और करता रहा। जैसे 2G घोटाले के अंदर कांग्रेस बची, बचते बचते उन्होंने SIT बिठाई, फिर भी वो माने नहीं, फिर इन्होंने कहा JPC हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके अंदर कहा तो फिर एंड में JPC हुई। JPC के बाद में इनकी जो AG का जो CAG की ऑडिट है वो आई, उसकी स्टडी की और खोदा पाड़ निकली, चूहा निकला कुछ भी नहीं। क्यों? एक ऑडिट का एक पेरा था जिसके अंदर कपोल कल्पित ये बात की गई कि इतने 1000 करोड़ रुपए यदि ये होता तो ये हो जाता, कि वो 2004 से ही चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से ही वो चल रहा था प्रोसीजर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वकार उन्होंने कर दिया, उसमें अंदर ब्रिज नहीं था कि फिर ठीक है कुछ घोटाला तो कुछ नहीं हुआ। तो घोटाला हुआ ही नहीं, जो चीज पैदा ही नहीं हुई उसके अंदर 1 महीना संसद वहां पे जाम हुई। लेकिन मीडिया, लोगों का सोशल मीडिया और जिस तरीके का भी व्यवस्था है उसके अंदर ये व्यवस्था चलती रही। अब हम जाते हैं कि बिल को पास होते हुए तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को क्या पावर है। बिल जब पास होता है तो बेस में भाग लेने का पावर है कि आप अपनी बात को रख दो, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी।
अब बात रिकॉर्ड होने के बाद में आप ये चाहते हो कि इसमें कोई संशोधन करें, तो आप एक अमेंडमेंट का मोशन लाएंगे कि मैं इसमें धारा संख्या इतना के इतने इंद्रिय अमेंड करना चाहता हूं, तो आप उसको अमेंड के लिए नोटिस देंगे वहां पे, तो वो आपको कहेगा कि आप तो वही हाँ और ना वाली कहानी, और वहां भी वो डिवीजन की कहानी। मतलब ये है कि बहुमत जिसका है वो ने तो बिल में अमेंड करा सकता, ने वो बिल के अंदर किसी प्रकार का बेस में भाग लेके किसी प्रकार का कुछ कर सकता, ने वो बिल में जैसे जम्मू कश्मीर का हुआ तो जम्मू कश्मीर के चारों सांसद उधर में एडजॉर्नमेंट जोशन भी लाए, उन लोगों ने अपना जो बेस में भी भाग लिया उस बिल पर, उन्होंने फिर डिवीजन भी मांगा, उन्होंने अमेंडमेंट करने की भी बात कही, लेकिन एक भी बात बहुमत के आगे सुनी नहीं गई। अब हम जो लोग हैं हम ये सोचते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव की वहां औकात क्या है, ये हम नाप रहे हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन आउट में क्वेश्चन लिखित में दे दिया कर दिया तो वैसे ही घर आ जाएगा, उसमें आप पढ़ लो वो पढ़ लो, पोर्टल पे है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव में 2 मिनट के लिए कोई बात उठाई कि यहाँ रेल रुकनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहां ये खतरा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में लिख देगा, तो वो लोग उसको डिपार्टमेंट में भेज देंगे, डिपार्टमेंट लिख देगा इसमें बजट है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं हो। तो ये बात तो आप घर जाके वहां उसके डिपार्टमेंट के पास जाके भी कर सकते हो। यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव को उसमें क्या मिला? हमारा रिप्रेजेंटेटिव अमेंडमेंट रखता है, यदि किसी में विरोध करके ये कहता है कि ये धारा जो है ये गलत है और इसको आप बदलिए, मैं इसमें ये सुझाव देता हूं, तो वो सुनने के लिए वही वोटिंग का प्रोसीजर है और वो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। फिर आपका उस बिल को पास करते वक्त 3 तरह की व्यवस्था, पहले बिल रखने के अंदर मोशन आता है, फिर बिल के डिस्कशन के ऊपर मोशन आता है, फिर बिल के पास करने के ऊपर मोशन आता है। बिल के पास करने के ऊपर वोटिंग होती है, तो वोटिंग के अंदर यदि आप ये कह दो कि डिवीजन करो, अब डिवीजन करने के अंदर व्हिप जारी हुई है, डिवीजन तो आपने कर दिया। कुछ लोग मान लो 3 तलाक पे उधर बीजेपी के मुसलमान इधर वोट देना भी चाह रहे थे, लेकिन व्हिप जारी करके उनको बांध दिया। कुल मिलाकर के ये जो डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का सेटअप है, इस सेटअप के ऊपर हम अपना चिंतन रख रहे हैं कि हमारा भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बहुत लोग ये कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, आप जीत जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो आप कर पाओगे। जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती है तब तक किसी प्रकार का बिल नहीं बनता, ऑर्डिनेंस नहीं बनता, कैबिनेट उनकी बनती है, उनकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनके होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर स्टैंडिंग कमेटी और उसके अंदर टांग अड़ा के पब्लिक डोमेन में हम कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब जनता हर तरह से ऐसा ही है, खुद ऐसा ही है, रिप्रेजेंटेटिव वहां ऐसा ही है, ये पोल नहीं खोलते। लेकिन आप जब पूरी प्रोसीजर को पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि मुंह उतार के खड़े हैं वहां, कुछ नहीं है, हमने वो आपको मोशन रखा, नील, कोई लेना देना नहीं। अब होना ये चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो कोई भी मोशन उस पे अमेंडमेंट रखे, उस अमेंडमेंट का पब्लिक डोमेन में डालो और रेफरेंडम करो या पब्लिक से भी पूछ लो कि भाई ये बात है। जैसे सिंपली मैं उदाहरण 3 तलाक का देता हूं। 3 तलाक के अंदर एक अमेंडमेंट ये था कि 3 तलाक के अंदर खड़गे ने खड़ा होकर के कहा पिछले कि मैं ये कहता हूं कि 3 तलाक का बिल पास करिए, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप इसमें ये अमेंड कर दिए कि 3 तलाक के जिस आदमी के बच्चे पैदा किए उसने जिस औरत से, वो आदमी को आपने जेल भेज दिया। ये जेल वाला कानून मत करो, आप जेल में भेज दिया तो वो तो वहां जेल में सड़ रहा है, वो पत्नी जो है किसी और के साथ चली गई, वो जो बच्चे पैदा किए गए उन बच्चों की रखवाली गवर्नमेंट ले ले, या तो ये लिख दो फिर, या इन बच्चों का कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, वो उसका कोई ब्यौरा दो आप। तो ये इतनी सी बातें, कुछ बातें बहुत ही जरूरी है कि हम उनमें कुछ न कुछ दखल करें, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसा ही है, व्हीप के कारण, पार्टी से बंधे हुए के कारण, पार्टी के कानून कायदों में कुछ तरह की ऐसी व्यवस्था है उनके कारण, और वोटिंग प्रोसीजर के कारण, जो यदि आप डिवीजन भी मांग रहे हैं तो जबरदस्ती डिवीजन दे ही नहीं, भाई वोट पड़ जाते हैं, ज्यादा उनके फेवर में है तो है, बिल तो पास हुए ही है ना, क्योंकि इनके पास बहुमत है तो वोट तो उधर पड़ेंगे, इसमें पूछने की। तो फिर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहें, कौन सा काम कहें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को? रिप्रेजेंटेटिव के पास में जो पीएम का फंड था वो भी छीन के कोविड में डाल दिया। अब आज का, जैसे मैं नागौर जिला का रहने वाला हूं, तो मेरे सांसद के पास में संसद में हवा खाने के सिवाय, एसी में बैठने के सिवाय कोई भी काम नहीं है।
या वेल में जाकर के हा हू करने के सिवाय कोई भी काम नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को आम जन के ऊपर ये पता होना जरूरी है और इसके अंदर हमें कील लगाने की जरूरत है। संसद की कार्रवाई को हम उस तरह से किस तरीके से टैकल करें, ये समकक्ष संसदें लग रही है, किसान भी लगा रहे हैं, हम भी जयपुर में एक बहुत बड़ी संसद लगाने जा रहे हैं जो शायद 29 अगस्त को है और मुझे भी शायद उसमें मौका मिलेगा। तो हम इन बातों को लाएं कि संसद के जो रूल बने हुए हैं, संसद के जो कानून बने हुए हैं, उनके अंदर आम जनता का नहीं हो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का वजूद हो, ये हम चाह रहे हैं। हमारा भेजा हुआ आदमी, ताकि हम उस रिप्रेजेंटेटिव को घेरे यहाँ आते। जम्मू कश्मीर वाले बेचारे वहां मुंह लटका के गए, उनकी कोई सुनी नहीं, हो जाके चुपचाप तीनों चारों बैठ गए। क्या करते, चाहे पीडी उसका था, महबूबा मुफ्ती का था, चाहे किसी पार्टी का। यहाँ वाला आ जाएगा आरएलपी का, हमारे नागौर का आरएलपी का अकेला ही बंदा है, ये आ गया, इसकी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ आके बैठ गया, मुंह लटका के बैठ जाओ। अब ये अपने यूं कह नहीं सकते कि यार हमारी तो चलती नहीं, देखो हम तो कोई सामान नहीं रखते, ये कह दे तो इनका जान छूट सकती है। और नहीं हो तो इनको पावर, हमारा रिप्रेजेंटेशन 10 लाख वोट हमने दिए, 18-20 लाख वोटों का रिप्रेजेंटेटिव आदमी की ये औकात, तो ये हमें पसंद नहीं है। हम इस बात में किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा करते हैं। इस बात में हम ये चाहते हैं कि जितने भी बिल पास हो उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव का कोई न कोई इस तरीके से वजूद हो, हमारे जो भी बजट है उस बजट के अंदर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव का कोई लेना देना हो।
बताइए कि ये लोग अपनी ग्राम पंचायत तक को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, मानसिक रूप से उनको किडनैप करना चाहते हैं। रूपचंद साहब ने एक बात कही थी कि जो सीक्रेट एक्ट है, तो दूसरे देशों का कोई भी प्रतिनिधि एक शपथ लेता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ लेता है, हमारे देश में दो शपथ है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। ये गोपनीयता क्या है? आप किसी में से जानकारी हो तो मेरा क्लियर कर दें, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद राम प्रसाद जी, बड़ी आपने अच्छी बात कही शब्दों में। अब एक है अपने सत्यम गोदारा जी सुन रहे हैं तो अपनी बात रखें 2 मिनट। लगता है इनको आवाज नहीं आ रही है। अब श्री शिवनारायण जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए। वैसे ये संसद है, एक तरह से जो सरकार हमारे देश की संसद है, उस तरह से ये है, या ग्लोबल पंचायत है। तो इस संसद की व्यवस्था भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। जैसे संसद में सरकार पक्ष रखती है, विपक्ष के भी होते हैं, तो यहां भी ये होना चाहिए कि जो भी कोई सरकार का रिप्रेजेंट करे, कोई विपक्ष का करे, उसके बाद में चर्चा होनी चाहिए, उसको टाइम भी उस हिसाब से आवंटित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके ही कोई बात कहनी चाहिए और वही संसद चलाए। संसद को अध्यक्ष महोदय चलाए और सबको आवंटित करे टाइम। इसमें एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि जो विपक्ष और सरकार के पक्ष है, उसके अलावा बिना किसी पक्ष का भी होना चाहिए। अभी देश में जो माहौल चल रहा है वो काफी गर्मा गर्म है। दो तरह, दोनों एक दूसरे के एकदम एंटी और एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। सरकार, ये संसद में जो है स्पष्ट है ये, और ये पहले बीजेपी ने भी किया, अब कांग्रेस कर रही है कि सरकार को चलने नहीं देना है। बीजेपी वालों ने भी यही किया था, यहां अभी भी वही कर रहे हैं। रूपचंद जी ने एक बात कही, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें सभी पार्टियां सहमत थी, यानी कि वो बताना ही नहीं चाहते कि हमें पैसा कहां से मिला है, और इसमें सब सहमत है। तो फिर हमें एक पार्टी विहीन सोच डेवलप करनी चाहिए, जो जैसा कि आशीष जी ने कहा, वो पंचायत और जो वार्ड अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अवेयरनेस क्या लानी पड़ेगी? अभी का सिस्टम है वो तो पूंजी केंद्रित है, पूंजी के मैनेज करने का सारा सिस्टम है ये। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कोई भी तरह हो, सबकी अप्रोच ये है कि मुझे धन और सत्ता मिले। इंडिविजुअल अप्रोच तो ये है, और सरकार की ये है कि जीडीपी कैसे बढ़े, विकास दर कैसे बढ़े, इसमें उलझी रहे। लोगों का वेलफेयर का सेकेंडरी है इसका एजेंडा, सेकेंडरी एजेंडा है। तो जब तक हम इस प्रायोरिटी को नहीं बदलेंगे, जो पूंजी और धन और सत्ता की प्रायोरिटी को नहीं बदलेंगे, ये तो कॉर्पोरेट सिस्टम का ये एक डाला हुआ है कि अगर आप धन कमा लेंगे तो आपको सब कुछ, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेगी, और सब इसके पीछे दौड़ रहे हैं, धन या सत्ता। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही, कट रही। हासिल करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और सत्ता प्राप्त करके और धन कमाना चाहते हैं, और सत्ता सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। प्रायोरिटी लोग हैं, या लोग जिसमें जी रहे हैं, जीवन जिससे मिल रहा है, पर्यावरण और प्रकृति, ये दोनों खतरे में। मानवीय संसाधन, जो लोगों की हालत बदतर होती जा रही है, बद से बदतर, चाहे 70 साल की आजादी में, अब ये और वर्ष होती जा रही है। और पर्यावरण और
प्रकृति का विनाश पूरी तरह से हो रहा है, जो वापस उसको भरा नहीं जा सकता। हमने ऐसे गड्ढे खोद दिए हैं जो वापस रिफिल करना बहुत मुश्किल है, और इससे चुनौती आ रही है, भयंकर आ रहे हैं आने वाले 10 सालों में, वो ग्लोबल वार्मिंग की और पर्यावरणीय संकट की आ रही है, जिसमें हमारा सारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि कोविड अभी आया है। हो सकता है ये तो प्लान भी हो या पर्यावरण के कारण हो, ये अभी इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, दोनों संभावनाएं हैं। तो हमें ये प्रायोरिटी, ये इसके प्रति लोगों को अवेयर करना है कि हमारा उद्देश्य लोगों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना करना ये होगा। और हम अपने प्रतिनिधि से भी ये इसको लिखवाएंगे जब वो वोट लेने आते हैं कि आपको इसके लिए काम करना है, तो सब मिलकर काम करेंगे तब होगा। इस पार्टी को चेंज करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। 77 में भी चेंज हुई थी, जनता पार्टी बनी थी, टूट गई, इसके बाद भी बहुत प्रयोग हुए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लोगों की स्थिति और बदतर होती जा रही है, कोई सुधार नहीं आ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद नागल साहब, बड़ी अच्छे आपके विचार रखे उसके लिए। अभी हैं यदि जितेंद्र कुमार पूनिया जी हैं तो अपनी बात रखें। जितेंद्र जी पूनिया, अच्छा ये तो निकल गए। अभी श्री राम नारायण जी, श्री राम नारायण जी अपनी बात रखें। जी सर, मैं आपने पहले जब बुलाया था तो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन सुन पूरा रहा था, पूरा डिबेट सुनी है। हाँ 2 मिनट दे दो, अब 2 तो मिनट वाकई निकाल लो। ये जो संसदीय जो कार्रवाई हो रही है वाकई बहुत ज्ञानवर्धक हो भी रही है। और हालांकि हम लोग तो बहुत मतलब कम लेवल पे जानते हैं इस टाइप से, लेकिन हनुमान राम जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया और समझे भी सही, और बाकी भी बुद्धिजीवियों ने बताया। तो मैं भी थोड़ा सा एक मेरा एक्सपीरियंस इसमें डालता हूँ कि संसद में जो जितने भी सांसद जो बैठे हैं वाकई जो है वो पार्टी की ताल में ही चलते हैं, और जहां तक अंदाज है कि यहाँ से हम चुन के जो भेजते हैं तो वहां जाके उनके सुर बदल जाते हैं, और मतलब नेताओं के भी सुर बदल जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी है उन लोगों की भी जो कार्यशैली में कुछ अलग से जो है वो स्टैंप लग जाता है। तो एक उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं समय तो बहुत छोटा ही लूंगा। पिछली बार हमारे धार जिले में नीति आयोग के कुछ लोग आए थे, दिल्ली से आए थे। मैं हनुमान राम जी से मैंने बहुत बढ़िया स्टडी करके एक 10 मिनट का एक ऐसा मैंने भाषण तैयार कर लिया था कि मैं वहां जाके ये बोलूं, और बहुत ही इतनी बढ़िया सटीक विश्लेषण बात की थी हनुमान राम जी ने मेरे को, और मैंने 2 बार पढ़ के और उसको बिल्कुल कंठस्थ से याद करके मैंने कहा ये बातें वहां रखूंगा और उनसे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन सर जहां तक मेरा अंदाज है कि जिस तरह से अभी संसद में जो मारामारी उड़ रही है, किसी की कोई बात ही नहीं सुन रहा, 18 20 25 घंटे यूं ही चर्चा में निकल जा रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। वैसे की वैसे ये नीति आयोग के लोग दिल्ली से आए, 8-10 लोग आए, बड़े बड़े खर्चे पे आए, और हमारे धार जिले में आए, हमको 8 बजे करेक्ट बुलाया और वो 10 बजे आए, और वैसे हवाई जहाज की तरह अंदर आए। 18 मिनट उन्होंने लिया हमारा, सिर्फ कितना 18 मिनट मात्र, और उसमें भी उन्होंने पूरा हाईजैक कर ली उस मीटिंग को। हम 15-20 जो किसान थे, पूरी मीटिंग को कलेक्टर साहब ने हाईजैक कर रखी थी, किसी को बोलने का ही मौका ना दिया। खाली उन्होंने जैसे बोला कि हाँ अब नरेंद्र जी आप बोलिए, फलाना जी आप बोलिए, उनके उनके ही आदमी जो बोलने, मतलब उनको बोलने के लिए मौका दे दिया 5 मिनट बाद, 2-2 3-3 मिनट में। अब 2-3 मिनट में क्या कौन बोले क्या नहीं बोले, वो बोलने वाले भी उनके लोग। सबसे बड़ी बात यह, मैं थोड़ा सा बैठ के उनकी तरफ देखता रह गया, मैंने कम से कम 1-2 घंटे तो चलेगी। जब नीति आयोग के लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नीति बनाने के लिए आए, कृषि के ऊपर बहुत बड़े जो है नीति बनाएंगे, तो क्या 18 मिनट में क्या मसला लिया उन्होंने, और उसके बावजूद भी हाईजैक हो गई। और बड़े बड़े लोगों ने बाद में वो कागज में लिख के गए, भाई धार जिले के किसान बहुत संतुष्ट है, फलाना है, ढिमका है, बढ़िया अच्छी खेती करते हैं, जैविक अच्छी खेती करते हैं, और मजे में है, बल्ले बल्ले में है, और सरकार के पक्ष में है। तो मेरे जैसे आदमी को वहां बोलने का मौका ही नहीं लगा। उनको मालूम था कि कहीं न कहीं यहाँ बवाल मचेगा, कुछ लोग बोलेंगे, तो फटाफट 3-4 आदमी से वो कलेक्टर साहब बोलते गए, भाई अब फलाना आप बोलो, अब आप क्या बोलो, आप आपकी फसल पे बोलो, आप गेहूं पे बोलो, आप चने पे बोलो, आप सोयाबीन पे बोलो, आप गाय पे बोलो। बस 5 मिनट में उन्होंने मसला तैयार कर लिया, 4-5 पॉइंट उन्होंने नोट कर लिया, और बस सैल्यूट मार के वो निकल गए। और इनके साथ हम तो भी बोलते ही रहे, 18 मिनट में क्या हम बोलेंगे। तो मेरा मतलब यही है कि ये जो लोग जो इतनी दूर से आए थे, उन्होंने नीति आयोग की बैठक ली है, लोगों से चर्चा करनी थी, किसानों से उसमें फीडबैक लेना था, वो तो सब कागजी कार्रवाई जरूर उन्होंने पूर्ति कर ली होगी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि 4-5 आदमी उनके चुनिंदा आदमी बोल के चले गए, उनका काम हो गया। तो ऐसे के ऐसे ये संसद में भी जो कार्रवाई होती है, वास्तव में जो आज की जो डिबेट होती है, ये हम लोग ही इसको आगे ला सकते हैं।
और इसको जैसे अभी ग्राम सभाओं में या जो भी हमारे तरह साहब ने भी जो बोला उस टाइप से भी हनुमान राम जी जो बोल रहे हैं वो भी, और बाकी भी बुद्धिजीवी जो जमीनी बेस पे हम जो काम कर रहे हैं हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये बड़े लोग पदाधिकारी हमारी सुनेंगे, ना ही ये कोई सांसद सुनेंगे। हमको इसे सोशल मीडिया पे ही इन लोगों की जो है चड्डी उतारनी पड़ेगी। बस यही है मेरा आज का थोड़ा सा मैंने आपका समय लिया, तो धन्यवाद। धन्यवाद राम नारायण जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि वास्तव में जो आपने बताया नीति आयोग के आदमी आए 18 मिनट में चले गए तो उन्होंने सुना नहीं। सेम ऐसी पोजीशन पार्लियामेंट की है। मैंने घड़ी लगाई साहब, और बिल्कुल सही बात है आपकी जो है ना। हाँ, तो पार्लियामेंट भी ऐसे करते वो सुनते नहीं, पास कर देते हैं बस, वो कर देते हैं 1 2 3 पास। मैंने सुबह हाँ हाँ, नहीं देखा था आपका वीडियो पर, देखा सुना था मैंने। हाँ बिल्कुल सभी, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब आगे के लिए श्री घनश्याम जी, श्री घनश्याम जी अपनी बात रखें। श्री घनश्याम जी। हाँ नमस्कार सर सभी को। नमस्कार। हेलो, हाँ अच्छी बहस हो रही है और कई विचार आ रहे हैं। मैं सदा की जो बात है ना, इसमें यही ऐड करना चाहूंगा, ये जनहित में हो सकता है बशर्ते ग्राम पंचायत या ग्राम सभा और वार्ड सभा को पूरा पावर दिया जाए। इसका मतलब बजट होना चाहिए ग्राम सभा का और वार्ड सभा का, और निर्णय लेने का पावर पूरा ग्राम सभा का होना चाहिए, और उसको लागू करने का भी ग्राम सभा को पावर होना चाहिए। इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, कलेक्टर को ये पावर है कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को वो रिजेक्ट कर सकता है। अमूमन वो करता नहीं नॉर्मली, पर यदि कलेक्टर चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके के जो प्रावधान है, बजट के मामले में भी हायर अधिकारियों को पावर है। तो मतलब वो बजट होना चाहिए, जैसे केंद्र का बजट है, जैसे राज्य सरकार का बजट है, वैसे ही ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का पूरा बजट होना चाहिए, जिसको डिसीजन पूरा फुल पावर ग्राम सभा को होना चाहिए। उसी तरीके से शहर में वार्ड सभा को होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी मतलब लोगों के हित की बन सकती है। बाकी ये डेमोक्रेसी बढ़ाने हैं, उस हिसाब की डेमोक्रेसी है। और पैसे का जो सिस्टम है, पूंजी आधारित जो व्यवस्था है, उसमें लोग चाहते हैं कि इसी सिस्टम में कुछ लोगों का भला भी हो जाए। लेकिन जब आपका आइडिया ही गलत हो गया, सेंट्रल जो टास्क है नेताओं का, पार्टियों का और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का पावर और पैसे का जब टास्क हो जाता है, और फिर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है और जो और कंपनियां वगैरह है जो विकास के कार्य को इम्प्लीमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी बैठा है अधिकारी वगैरह, उन सब का उद्देश्य जब पैसे का बन जाता है तो उसकी डायरेक्शन गलत हो जाती है। फिर जनहित की डायरेक्शन रहती नहीं है। और अब तो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। पूंजीवाद जब शुरू में आया था तो ये डबल डीलिंग करता था कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में उसका दोहरा चेहरा है पूंजीवाद। ये जो पूंजीवादी डेमोक्रेसी जो चल रही है, इसका दोहरा चेहरा, वो पहले वो ह्यूमन फेस दिखाता है हर योजना में। वो कहता है हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं। मूल उद्देश्य होता है पावर और पैसा कमाने का, और अपने संबंधित गुट जो बनाना, ताकि पैसे की और पावर की सुरक्षा की जा सकती है। उसके लिए कानून कायदे हैं। तो इसको अब जब लोग कहते हैं ना, लोगों को अवेयर नहीं है, जनता जब तक अवेयर नहीं हो, लोगों में जागृति नहीं आए, चेतना नहीं आए, तो चेतना किस टाइप की आए, ये हमें जो भी सोशल मीडिया पर भी अब बात करने की जरूरत है कि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, इंसानों के लिए कुछ काम करो। तो उसकी पॉलिटिक्स अलग टाइप की होगी, उसकी कल्चर वगैरह, वो जागृति आनी चाहिए। तो इसके जो अभी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहते हुए काम तो वो मेन उसी में व्यस्त रहते हैं, पावर और पैसे के लिए। लेकिन लोगों को जल्दी खत्म करें घनश्याम जी, पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल जो मानसिकताएं हैं, जाति धर्म की। हाँ जी, हाँ बस ये अब खत्म कर रहा हूँ। इसलिए अवेयरनेस का मतलब ये हो कि पूंजी आधारित जो व्यवस्था है उसकी जगह जन हित में कौन सी व्यवस्था हो सकती, वो सोचने वाला विषय है आज के समय का। और सेंट्रल तो ये व्यवस्था चल रही है तो पर्यावरण को, इसको सबको बर्बाद कर रही है, मानवीय संस्कृति सारी खत्म होती जा रही है। इसको टास्क बनाए, तब जाके आप जनप्रतिनिधि भी ठीक बन सकते हैं, क्योंकि नई चेतना के आधार पर नए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा दिया। अब एक है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से हैं एक आदमी, उनका नाम नहीं आ रहा, वो आप बोलो। रिकॉर्डिंग का सेटअप है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है, ठीक है ठीक।
तो अभी सुरेंद्र जी बचे हुए हैं, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी यदि है तो अपनी बात रखें, सुरेंद्र सिंह जी। चलो लाल सिंह जी अपनी 2 मिनट में अपना जो रखना आखिर विचार रखो, फिर हनुमान जी, मैं तो सिर्फ फिर सुन रहा चौधरी हूँ साहब बोलते। सुन मैं तो सिर्फ 2 मिनट। सुन रहा हूँ, आप ही बोलिए। कोई बात। हाँ जी लाल सिंह जी 2 मिनट बोलो आप। मानसा 2 मिनट में तो इतने लोगों के जवाब कैसे लगेंगे? हाँ तो मुझे जवाब पूरे देने दो, दिलवाते हो तो फिर, नहीं तो छोड़ो। थोड़े क्यों, बोलो। हाँ तो ठीक है। देखिए रूपचंद जी का शुरू हुआ था और रूपचंद जी ने जो जवाब दिया था, उसका जो उत्तर दिया था, जो भी मतलब प्रश्न किया था उसका उत्तर मैं दे देता हूं। वो कह रहे हैं कि बॉन्ड, कॉरपोरेट और फिर ये सरकार ऐसे चल रही है। ये एक फिलोसफिकल बात है। हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा चुनाव होता है और हम वोट डालने जाते हैं। ऐसा एक भी नहीं है हम लोगों में से जो वोट न डालता हो। और जो वोट डालता है और जो जीत के आता है वो पार्लियामेंट जाता है। बात पार्लियामेंट से शुरू हुई थी, पंचायत में पहुंच गई। तो जिनको संविधान में विश्वास है वो दलगत राजनीति में भी विश्वास होगा। जिस पार्टी के ज्यादा सदस्य होते हैं वो पार्टी सरकार में होती है। ये सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा जानता है। तो जिसकी सरकार होती है वो नीति लगाती है। अब ये तो है नहीं साहब कि यहाँ गांव में आके तुमसे पूछने आए कि साहब यार कानून बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अच्छा ये करना चाहते हो आप, तो ये अराजकता हो जाएगी। आपने ये रिकॉल की बात करी ना आशीष जी, रिकॉल के लिए अगर आपने शुरू कर दिया तो आप दूसरे दिन ही चला देना। तुम्हारे राजस्थान में एक बार तो बीजेपी को देते हैं, दूसरे महीने में कहने लगते हैं साला ये तो जीत गया यार, आपके बताएंगे इसे हराएंगे इसको। ऐसे नहीं होता है, ऐसे देश नहीं चलते हैं। देश में चलाने के लिए दम होती है, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए लोग और प्रकृति वो जभी बची हुई है, अब देश बचा हुआ है। देश को बनाने के लिए आपको एक आर्मी चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए। देश तो बर्बाद था, देश को बनाया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बात कहूंगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। चलो अगली बात। 1 मिनट और बची। जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ जल्दी करो। पंचायत वाली और है। हमारे 73rd अमेंडमेंट को हुए कितने दिन हो गए? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाने की बात मुझे याद है 86 में हो रही थी या उसके आसपास हो रही थी। आज तक तो तुमको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उन्होंने दी नहीं। अभी तुम ग्राम सभा की पावर मांग रहे हो। पहले तो अपने स्टेट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की पावर लेके देखो। तो अनावश्यक सिर्फ जनता में मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सिर्फ उसको इरिटेट करने के लिए। और वीरेश जी की बात और रह गई। यस, वीरेश जी ने कहा कि 2 आदमी भेजे जा रहे हैं पंचायतों में, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि साहब कोई गांव में जानता तो है नहीं ये बिल क्या बना दिया, कैसे एफपीओ बनेगा, एफपीओ कैसे व्यापार करेगा, कोई जानता नहीं है। गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं है उसमें, इसलिए उन्होंने एक तो कंप्यूटर वाला भेजा, एक आदमी और समझाने के लिए भेज दिया, भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तय कर लो। अब कह रहे हैं कि ये दलाल भेज दिए। आप पहले सोच लो करना क्या है, फिर बात करना। ओके, धन्यवाद लाल सिंह जी, बड़ा अच्छा किया। अब चौधरी साहब अपने विचार और रखें। आशीष कुछ कहना चाह रहा है, उसको कहने दो, फिर बोलता हूँ। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि एक हमारे मित्र जो है वो पिछली मीटिंग में भी कह रहे थे, और पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जनता की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। तो ये हमेशा इस बात कहते हैं कि भाई देश चलाने के लिए एक बड़ी जरूरत पड़ती है प्रभुता की, बहुत एजुकेशनल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, फलाना ढीमका, जो भी अलंकार होते हैं जो हम कवियों से सुनते हैं अक्सर कर, आज इनसे सुन रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनको ये लगता है कि भारत की जनता के अंदर है और इतनी अविवेकी है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रहा? इसका मतलब अगर अविवेक जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है वो भी अविवेकी है। फिर तो इसका मतलब मोदी की एक देश बता दो। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत आराम से सुन रहा था, आप मेरी सुन ले कृपया कर। अच्छे श्रोता भी बने, वक्ता बहुत अच्छा है। तो मोदी भी अविवेकी है क्योंकि अविवेकी जनता ने उसको चुना है। बात कर रहा हूं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से अकाउंटेबल बनाया जाए।
की बात को लेकर अगर दिक्कतें हो रही है तो मुझे लगता है आपको एक बार और विचार करना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ग्राम सभा और वार्ड सभा के अंदर एक बात सर ने बोली थी कि भाई कलेक्टर को पावर होता है कि वहां से जो निर्णय है उनको, ये बात सही है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट है वो ज्यादा बेहतर समझेगा, वो एजुकेशन एक्सपीरियंस है। कल ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे बीच में है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेट पॉलिसी है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस से जुड़ी हुई है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस से अलग नहीं हो पाती। एक सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी कि सिविल सर्विसेज एक्ट को लागू किया जाए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर सिविल सर्विसेज एक्ट को लागू किया जाए तो जो कलेक्टर होगा वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होगा। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होगा तो नेचुरली वो पब्लिक के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन से काम कर पाएगा। तो हमें बात यह करना है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पब्लिक के प्रति रेगुलरली किस तरह से अकाउंटेबल बनाया जाए। हमारे यहाँ पर संविधान क्या क्या प्रावधान है हम उस तरह की बात कर रहे हैं। अब हम अगर ये एज्यूम करके बैठ जाए कि भाई जो हमने चुन लिया वो 5 साल तक हमारा राजा है और वो मर्जी जो करेगा, तो फिर वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं हुआ। डेमोक्रेसी जिंदा तब तक रहेगी जब पब्लिक भी अवेयर रहेगी, और डेमोक्रेसी में ये पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक उसके अंदर ठीक है, रेगुलरली। धन्यवाद आशीष जी, बड़ा अच्छा है। अभी थोड़ा टाइम हो गया। सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी, लेकिन मुझे लगा कि इस बात को मुझे ना बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है। ये तो होना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि जब उनको डर नहीं रहेगा कि वापिस भी बुला सकते हैं तो तभी तो डर के काम करेंगे अपना। बड़ा अच्छा है। ठीक है, अभी चौधरी साहब अपनी बात रखेंगे। हनुमान राम जी चौधरी साहब। एक मिनट के लिए एक बात, 1 मिनट हनुमान जी, एक बात कर दूं छोटी सी, कि एक अपन को ये जो पार्टी टिकट देती है ना, जब तक पार्टी टिकट देगी जब तक ये एमपी एमएलए ऐसे ही काम करेंगे। इस सिस्टम को बदल करके जनता को टिकट देना चाहिए। कांग्रेस से किसी को खड़ा होना है वो जनता चुन करके भेजेगी। 1 खड़े हो, 4 खड़े हो, 5 खड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसका कोई सिस्टम बनाया जाए। तो उससे क्या होगा, सिस्टम चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगेगा, करेंगे कोशिश। सर मैं बात पूरी कर लूं मेरी। तो इससे क्या है कि जो नेता है अब क्या है कि वो पार्टी के प्रति समर्पित है, अपने प्रति समर्पित नहीं होता। जो चुन करके जाता है वो, उसको पूरा टिकट मेरे को पार्टी देगी। अगर मतलब हम लोग टिकट जनता देने लग जाएगी, जिस दिन टिकट पार्टी का आदमी भी जनता चुनने लग जाएगी ना, उस दिन उसको जनता से डर लगने लग जाएगा, उसको पार्टी से डर नहीं लगेगा उस दिन। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अभी चौधरी साहब अपनी बात रखें। मेन बात यह है कि हम जिस मुद्दे को लेके चले थे उसके थोड़े थोड़े इधर उधर हम भटक गए। मेन थीम हमारी ये थी कि इस डेमोक्रेसी में हमारा भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव, इस संविधान में हमारे भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव का संसद में वजूद ही नहीं है, विपक्ष वाले। ये मैं कहना चाह रहा। अब विपक्ष वाले का वजूद नहीं है तो या तो हम विपक्ष को वहां संसद में जाने ही नहीं दें, कोई उनका काम नहीं हुआ, फालतू का गला फाड़ के टाइम वेस्ट करना उनका। एक बार फ्री हैंड या तो हम कैबिनेट को दे दें कि पूरे के पूरे बिल कैबिनेट वहां बना दे, कैबिनेट बिल बना दे, नीति आयोग से मिलकर बना ले। और सारा जब ये इस तरीके से यदि हो जाता है कि भाई किसी भी चीज का, जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब लाल सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, मान साहब इनको बोलने ही नहीं, आप स्टेशन को ही लो, ये संसद है आपकी। अरविंद जी बोलना चाह रहे थे, आशीष ने कहा नहीं मुझे 1 मिनट चाहिए, आपको मिनट चाहिए, इसका मतलब है आप मुझे बात तो कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा, यदि आप 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हो तो आप अपना हिसाब से करते हो। फिलहाल आशीष एक है, फिलहाल अरविंद एक है, तो जब एक आदमी भी अपनी आवाज को वहां कहना चाह रहा है, उसका अपना इम्पैक्ट चाहता है, तो 20 लाख लोगों का वहां इम्पैक्ट क्यों नहीं है, ये बात है, ये है बेकार है। हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम सारे लोग हैं, इनको एक बार मिलके ये कहें कि साहब आप बड़े दया, हमारे बड़े दया आती है, पता नहीं क्यों वहां पर नाच नाच के अपनी बात कहते हैं। अच्छा, एक ही आदमी की बात, वो मतलब आदमी तो देखो ये है कि कैमरे ही उन्होंने गायब कर दिए, फोटो ही नहीं आती, मतलब स्थिति है। तो इन बेचारे लोगों की सहायता करने के लिए हमारा ये सिविल सोसाइटी का मन, हम जो भी ये हमारे सांसद हैं जो बहुत ज्यादा मंत्री बन गए, तो उनका तो क्या चलता होगा क्या नहीं, ये सिर्फ दोष अपना पुलिस पे, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, वहां पे चला लेते हैं। लेकिन वहां संसद में 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी यदि अपनी बात को रखे
और उस बात को सुना नहीं गए। अच्छा, दूसरा मैं ये बता दूं, जब कभी अध्यक्ष जैसे मान साहब भी आज लगा रहे हैं ना कि नहीं अब 2 मिनट की रोको, टाइम हो रहा है, ये टाइम की व्यवस्था वहां संसद में जो है वो मान जो है ना, ये आम आदमी पार्टी वाला बोलता था सबसे लास्ट में, पहले दुष्यंत चौटाला बोलता था, तो मैं इनको सुनता था, पिछली संसद की बात है। इनको दुष्यंत बहुत ढंग से बोलता था किसानों के बारे में, बहुत ठीक बात कहता था देवीलाल जी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए। उसको 2 से 2.5 मिनट नहीं देते, अरे रुको 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 बिल पास करना। अरे बिल पास करने ना, इस बेचारे को बोलने तो 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि आया, आवाज सुनने की कोई परंपरा नहीं है। हम इनको ये कहना चाह रहे हैं संसद का टाइम बढ़े, मैं तुमको करोड़ों नहीं अरबों रुपए हो जाए, इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा यदि वो आदमी 10 मिनट बोलेगा। हाँ, दूरी से नहीं भटकना चाहिए। जैसे आज का हमारा विषय ये है कि हमारे द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि, पहले ये विषय था कि जनता की क्या औकात है संसद में, तो हमने ये कहा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी में जाए, पब्लिक डोमेन में आए तो जनता भी अपनी कोई टांग रख सकती है, या ये वो प्राइवेट बिल डाल दे उसमें तो जनता का भी थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है। तो ये बात हमने कही भाई जनता का अपना है, ठीक है। जैसे ये लाल सिंह जी कहते हैं अनारकी हो जाए, तो उस स्थिति को बात को हम मान लेंगे भाई, तो हर कोई कह देगा आशीष कहेगा मेरा मानो, हनुमान जी कहेंगे मेरा मानो, तो वो बात ठीक है। अब हमने 20 लाख लोगों ने एक बहुत चुनिंदा आदमी, फर्स्ट क्लास आदमी भेजा, उस आदमी की मैं वहां जो व्यवस्था देखता हूँ तो मुझे बैठे बैठे बड़ी दया आती है। 2 मिनट से ज्यादा उसको बोलने नहीं देना, पहली बात तो उसको अलाउ ही नहीं करना, वो खड़ा होकर के बार बार कहे तो उसको कोई गिनना ही नहीं। ये जो संसदीय प्रणाली का जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर हम बड़ा व्यवस्थित चाहते थे। इसके अंदर हम सांसदों से पूछे कि साहब आप ये क्यों नहीं करते हो, ये क्या करेंगे। हम कहते हैं कि उनको अच्छा चुने, अच्छा क्या चुनो, आपको भीमराव अंबेडकर को वापस पैदा करके ले आओ तो उसका एक वोट होगा तो उसकी कोई गिनती नहीं। वहां तो गिनती सिर्फ संसद के अंदर जो मेजोरिटी है उसकी है। अब आप कह दो भाई मेजोरिटी की होगी स्वाभाविक है, 70 साल से संसार में एक उदाहरण ढूंढो भाई साहब संसार में, कि जहां पर जो है ना आपका जो एमपी की चलती हो, रिकॉल करते हो आप। मैं इस बात से लाना चाह रहा हूँ कि हम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को 2 तरह की पॉलिटिक्स हमने दी। आज किसने कहा भाई पार्टिसिपेट हो, तराज साहब ने कहा ये होना चाहिए, घनश्याम जी ने भी कहा। तब ये मानते हैं कि हम ये प्रयास करेंगे, ये हमारा मिशन है और हम इस मिशन को लेंगे, ये भी हमारा मिशन है। हम जब पिछली मीटिंग में ये बात आई थी कि हम ये नहीं कर सकते, तब मेरे दिमाग में ये आई कि हम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स वालों का कोई सहारा दें। उनको कुछ हतोत्साहित हो रहे हैं वहां संसद में, तो उनको भी कभी मिले, उनको प्रेम से बैठ करके डेलीगेशन के रूप में बैठ के या प्रस्ताव के रूप में हम भेजें कि सर हम नहीं हो तो धरना दे दें कि भाई हमारे सांसद की आपने बात नहीं सुनी, कोई तो बात हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि 543 लोगों में से आधे तो हाजिर नहीं रहते, आधे मान लो आधे देते हैं वो बेचारे बोलना। मैं उस बात को देख रहा था कि आंध्रा के जो सांसद है, पिछली बार वो जो समझौता हुआ था इनका, हम आपको ये पैसे देंगे, स्पेशल कैटेगरी देंगे, जेटली ने उनको भगा दिया, किसी का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देंगे, ये तेलंगाना और ये दोनों बराबर ये हमारे लिए, तो तुम जाओ तुम्हारा काम जहाँ ऐसे करते करते वो दूसरी तरफ चला गया। चंद्रबाबू नायडू का बेचारे का पता ही कट गया, इस तरह से बात होगी। उस संसद को उन्होंने बहुत रोला किया, वो 12-13 आदमी थे, उन्होंने बहुत 7 दिन तक बड़ा तूफान। मैं उनको देखता, मुझे बड़े दया आती है यार, इनकी एक बात सुनते रहते हैं, नहीं सुने तो फिर बाद में कहा नहीं हम तो 42% देते हैं, आपको झेला ही नहीं देंगे, आप जाइए। ये सारी बातें जब आ रही है तो ये डेमोक्रेसी का डिबेट है। अब इस डेमोक्रेसी के डिबेट में हमारे 20 लाख लोगों के प्रतिनिधि का वजूद कैसे बनाए, ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो इसको आप इन राइटिंग या हम प्रैक्टिकली, जैसे अरविंद जी वगैरह मिलते रहते हैं, हम भी कहीं जाने तो मिले करें, ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं होगी वो तब तक नहीं देखेगी। हम इन लोगों का वजूद ही नहीं है वहां। तो पक्ष का जो है, पक्ष वाले में भी किसका है तो मंत्रिमंडल वाले का है, वो तो वैसे ही मानते नहीं है, फिर उनके जीप है, इसलिए कोई लपड़ा ही नहीं। अब विपक्ष वाला आदमी क्लीन स्लिप है पूरा का पूरा। चाहे कांग्रेस के शासन में बात आई हो, कांग्रेस का तो इसलिए था वो धुलमुल इसलिए थे, उनके पास सामान नहीं था, इसलिए बना हुआ था, इसलिए करते वो बेचारे मानते थे। अब इनके पास में एक बुलडोजिंग जो व्यवस्था आई है वो इसलिए आई है इनके पास पावर है। अब इस पावर के अंदर विपक्ष का जो भूमिका है, विपक्ष जिस तरह से टिक रहा है,
विपक्ष का कोई भी एमएलए है उसका या एमपी है उसको कोई भी कुछ बात आ ही नहीं रही है। तो ये जो बात आ रही है ना, जैसे स्विट्जरलैंड की बात ये है, मेरे नोट में लिख लिख के आ रही है, तो कुछ और बात हो तो हमारे 2-5 मिनट और हम दे सकते हैं। स्विट्जरलैंड की बात कौन कहना चाहता था, आशीष है या रूपचंद जी है? कौन अपना माइक बोलते हैं? नहीं, आशीष जी बता रहे हैं, आशीष जी ने कहा। हाँ, ये क्या आशीष जी ने बताई है, वहाँ पे है ये रिकॉल की वजह से बात। नहीं, राइट तो नहीं, स्विट्जरलैंड का राइट रूपचंद जी का था। रूपचंद जी क्या लिख रहे हो आप? लाल जी आप 2 मिनट में अपनी बात को रखो। क्या हो मेरी आदमी की औकात मेरी अब आशीष भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि एक साथी कह रहे, दोस्त कह रहे थे ना कि कोई मिसाल बताओ दुनिया में, तो मिसालें जहां बहुत सारी हैं कि राइट टू रिकॉल तो स्विस में एग्जिस्ट करता है, एक बात। और ये जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर कई ऐसा मोड है जहां अगर मल्टी पार्टी दलगत राजनीति में वहां पर पार्टिसिपेशन होती है और किसी को 50% से कम वोट पड़ते हैं तो वो टॉप 2 की दोबारा इलेक्शन होती है। कोई आदमी 25% वोट लेके नहीं आता। और कई कंट्री में ऐसा भी है कि जहां 70% वोट नहीं डाले जाए तो इलेक्शन को रिजेक्ट माना जाता है। 1996 में जहां कश्मीर में 10-12 साल के इलेक्शन हुई थी, बाद में सिर्फ 2% वोटों से 6 साल जहां सरकार चल गई, 2% वोटों से 6 साल जहां की एनसी की गवर्नमेंट चलती रही। ये इंडिया की वोटों का वेट है। तो अब हमें फैसला ये करना है कि क्या आपका लोकतंत्र वोट आधारित हो, वोट सेंट्रिक हो, पब्लिक ओपिनियन सेंट्रिक हो या नोट सेंट्रिक हो। इस वक्त जो आपका लोकतंत्र है वो नोट सेंट्रिक है, नोट सेंट्रिक पूंजी आधारित है। ये जब तक शिफ्ट नहीं लाएगा तब तक आगे बात नहीं चलती है। और इलेक्शन जो है उसको पूंजी से अगर आजाद किया जाए तो उसका नया फार्मूला भी ये हो सकता है कि जितने पैसे ये पार्टी वाले लेते हैं इतने पैसे कंपनी अगर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवा दें और उनको रेट भी मिलेगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो हर साल चंदा वो जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो उसको बाकायदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों में पार्टियों में बराबर दे, ताकि पता लगे कि हाँ गड़बड़ी कौन कर रहा, ना गड़बड़ी कौन कर रहा। पैसा भी चलता है मगर आएगा थ्रू इलेक्शन कमिश्नर। किसी पार्टी में मोनोपोली नहीं चल सकती कि सत्ता में कांग्रेस है तो बहुत चंदा लेगी, सत्ता में बी पार्टी आएगी तो बहुत चंदा लेगी, सत्ता में तीसरी आएगी बहुत चंदा लेगी। नॉट एट ऑल। तो तब जाकर के कुछ आकर के ये चेंजेस जो हैं कि फंडामेंटल ये है कि क्या डेमोक्रेसी का आधार पूंजी हो या जनमत हो। तो पहले जनमत करना है तो पूंजी से आजाद करवाओ, और पूंजी तो बना ही दिया है, तब वो आपसे आजाद है, जो मर्जी हल्ला करता रहो, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, क्योंकि पूंजी उनके पीछे है। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। मुझे बोलना। हाँ जी, फिनिश करो चौधरी साहब, अभी टाइम हो गया। लाल सिंह जी अगली बार बोलेंगे अपन से। रूपचंद जी का जवाब तो रह गया। वो जवाब तो थोड़ी, एक क्वेश्चन और खत्म हो गया, 0 और चल रहा था। अगले क्वेश्चन और में रिकॉल बता नहीं पाए, वो झूठ बोल गए। रिकॉल कहाँ किया? ना कोई कंट्री बता दे रिकॉल किया है कभी? नहीं, कानून है नहीं, ये कर सकते हैं। वो कानून की बात कर रहे थे ना। बताओ रिकॉल का 30% भी है। एक मिनट, चलो अगली बार डिस्कस करेंगे, लंबा है, चलो अलग मीटिंग रखेंगे इसकी, सब इतना टाइम नहीं है ये। कंट्री बाहर हाँ, तो अभी सभी का हो गया तो टाइम भी हो गया आज की। तो अगली बार जो डिटेल में ऐसी बातें हैं वो अगली बार करेंगे। हाँ जी चौधरी साहब, लास्ट में कुछ कहना चौधरी साहब? मैं एक लाइन में समअप कर रहा हूँ। 33% वोट प्राप्त करने वाली पार्टी पूरा बुलडोज करके विपक्ष को, और ये कहते हैं साहब ऐसे तो अनारकी फैल जाएगी। आप 51% तो प्राप्त कर लो, फिर बात कर लेंगे। अब जैसे होगी करते हैं, ठीक। हाँ हेलो, खत्म कर दिया क्या? मीटिंग समापन हो गई? नहीं, मीटिंग खत्म हो गई, अभी टाइम खत्म हो गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और मेन मुद्दा आज का हमारा यही था कि आज
जो है हमारे जो एमपी हम सुन के बैठे विपक्ष वालों के क्या वजूद है, उनको क्यों टाइम नहीं दिया जाता या अपनी बात क्यों नहीं कर पाते, या जो पार्टी जिस पावर के पार्टी रहती है उसमें भी लोग अपने एमपी अपनी बात सही नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास व्हिप जारी होता है, जो पार्टी कहेगी उसी भाषा बोलनी पड़ती है उनको। तो अगली बार रखेंगे नागल साहब, अब तो टाइम हो गया। एक मिनट आपसे निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आपसे निवेदन है जयदयाल जी। हाँ हाँ बोलो, हाँ जी बोलो। आप टाइम तो हनुमान जी को दे रहे हो, सारे सरकार है क्या वो? ना सरकार ये तो